नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये वीडियो आपकी परीक्षा को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरी किताब का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में उन क्वेश्चन को रखा गया है जो पिछली परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते रहे हैं और आपकी अभी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सारी वीडियो की पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएंगे। डीएलएड सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी डेली की डेली अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा पहला है लोच का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोच का सिद्धांत क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा। प्रबंधन साधन है ना कि साध्य, यानी कि जो प्रबंधन है एक साधन है ना कि एक साध्य के रूप में है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः ये उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही हमारा क्या हो जाएगा, लोच का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। अगर बात करेंगे शाला कैलेंडर के बारे में तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह विद्यालय के सत्र के प्रारंभ से होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, यानी कि सत्र तैयार होता है उससे पहले ही, सत्र स्टार्ट होने से पहले ही शाला कैलेंडर को तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश होता है और क्या होता है, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि होती है, प्रवेश की तिथि होती है, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह और हो जाएगा अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। किसके अंतर्गत कर ली जाती हैं भैया, शाला कैलेंडर। बहुत ईजी है, मेन पॉइंट है, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं बताइए। देख लेते हैं। नंबर 1 हो जाएगा वाचनालय का स्थान शांत हो, और सेकेंड इसमें कॉमा करके दिया है भैया, सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा वाचनालय जो हमारा है भैया, क्या होना चाहिए, वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यही हमारे क्या मेन पॉइंट यानी कि विशेषताएं हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। चलिए इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास के सांस्कृतिक विकास और जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत आ जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। कौन कौन से कार्य हो जाएंगे उनके बारे में जान लेते हैं। पहला कार्य हो जाएगा विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत है। किसके लिए, विद्यालय के जो उपकरण होंगे उसकी मरम्मति। बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर हो जाएगा, जैसे कि दरी हो जाएगी, चटाई आदि खरीदने में। थर्ड हमारा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप इस आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, यानी कि जो स्टेशनरी होगी स्कूल के लिए उसको खरीदने में। और हो जाएगा पुस्तकालय हेतु किताबें हो जाएगी, जैसे कि समाचार पत्र हो जाएंगे, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला और प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि खरीदने हेतु। और फिफ्थ हो जाएगा, यानी कि 5वां नंबर आपका हो जाएगा विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री, जैसे कि झाड़ू हो जाएगा, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। विद्यालय सौंदर्यीकरण हो जाएगा, गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु। और हो जाएगा प्रधानाध्यापक कक्ष की सुसज्जित करने हेतु। आपका अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो बच्चों को किताबें दी जाती हैं, उनमें क्या ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षक हों। तो हो जाएगा चित्र रंगीन हो, क्योंकि बच्चे चित्र रंगीन होते हैं तो किताब को बहुत ध्यान से देखते हैं और जिससे बच्चे क्या हो जाएंगे, आकर्षक हो जाएंगे।
पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, यानी कि उसकी कौन सी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो या राज्य की भाषा में किताबें दी गई हों। बच्चों को अपने आप सीखने के लिए अवसर हो, जैसे कि आप जान सकते हैं कर्नाटक का छात्र है, उसको आप हिंदी में किताब दे देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब साफ साफ है कि भैया बच्चों को सीखने के अवसर कैसे मिलेंगे, जब उसकी भाषा कौन सी हो, उसी की क्षेत्रीय भाषा हो और उसको बहुत सारे प्रगतिशील शिक्षा के अवसर दिए जाएं। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक हो, यानी कि जैसे छात्र हैं उनके अनुकूल ही पाठ्य पुस्तक बनाना चाहिए या रखना चाहिए। बात कर लेते हैं समय की शिक्षा के बारे में। समय की शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। समय की शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा समान बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समय की शिक्षा कहा जाता है। इसे हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो बालक बहुत होशियार है या बालक कोई निःशक्त यानी कि पिछड़ा बालक है या फिर मंदबुद्धि बालक है या विकलांग बालक है, सभी को एक ही क्लास में लाकर शिक्षा दी जाती है, उसे हम समय की शिक्षा या समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। ये विद्यालय कहाँ पर स्थित है। शारीरिक प्रशिक्षणों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत है। कहाँ पर है, इलाहाबाद और रामपुर में। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं, इसके अंग हो जाएंगे, एक है आपका नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण हो जाएगा और सामंजस्य आदि। ठीक है, नियंत्रण है, निमंत्रण नहीं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। अगर बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत साधन की, तो क्या हो जाएगा, मुख्याध्यापक का कक्ष हो जाएगा, स्कूल कार्यालय हो जाएगा, कक्षाएं हो जाएंगी, स्टाफ रूम और ड्राइंग रूम, इसके अलावा भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय हो जाएगा, खेल का मैदान और पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, हो जाएगा भैया शिक्षक, बालक और समुदाय जो हैं भैया मानवीय प्रबंधन की प्रमुख घटक के अंतर्गत आते हैं। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं, अगर बात करेंगे लर्निंग कॉर्नर की, तो क्या हो जाएगा, सीखने का कोना, अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है, यानी कि बालक जहां पर अच्छी गतिविधियां करता है, ज्ञान को अर्जन करता है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो कौन कौन सी होती है भैया, गिनतारा आपकी होती है, कलरव होती है और एक होती है आपकी रेनबो होती है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, यानी कि छात्रों के लिए कैसी हो, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल हो और उसमें चित्र अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो भैया इसमें बनाई जाती है कक्षा अनुसार और अध्यापक के अनुसार, यानी कि जैसी कक्षा होती है और अध्यापक के अनुसार समय सारणी बनाई जाती है। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। बालकों को आत्म प्रेरित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोजेक्ट कार्य की उपयोगिता हो जाएगी। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। बात करेंगे अगर शैक्षिक भ्रमण की, तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। शारीरिक होता है, मानसिक होता है, चारित्रिक होता है, सामाजिक होता है और राष्ट्रीयता का विकास किससे होता है, खेल कूद से बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। अगर बात करें भैया शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं की, तो अध्यापक की उपस्थिति हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगा, वेतन रजिस्टर हो जाएगा, मिड डे मील रजिस्टर हो जाएगा, सेवा पुस्तिका और पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये क्या हो जाएंगे, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं हो जाएंगी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। अगर बात करेंगे वित्तीय अभिलेख की, तो भैया हो जाएगा आपका कैश बुक और शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव और मिड डे मील हो गए आपके वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
अगर आपने ऐसा किया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दिए तो आपका नंबर चला जाएगा। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? बीआरसी क्या होता है भैया? बीआरसी जो है ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी हमारा न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं, वे हमारे बीआरसी एनपीआरसी कहलाते हैं। इनके बीच को अंतर भी हम बोल सकते हैं। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण का मतलब साफ साफ होता है कि सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। और ये किस एक्ट से लिया गया है भैया? 2009 में एक फैसला किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या दिया जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? ये भैया लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। इसकी सामग्री कौन कौन सी हो जाएंगे भैया? कक्षा शिक्षण हेतु बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? श्यामपट्ट हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि हमारे हो जाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अगर घटक की बात करेंगे दोस्तों तो पहला हो जाएगा प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय यानी कि ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र शिक्षक संघ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीक संस्थान के कार्य बताइए। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीक, शैक्षिक दूरदर्शन ईटीवी जिसे बोलते हैं, शैक्षिक रेडियो ईआर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। कौन? केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नीपा के उद्देश्य लिखिए। अगर बात करेंगे नीपा के बारे में तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से जान लेते हैं। नीपा क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन एवं संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर उसका प्रकाशन करना, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान और देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों में परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना, ये हमारे नीपा के उद्देश्य हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेसिक शिक्षा परिषद तथा उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हमारी 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश SCERT का स्थापना कब हुई थी? ये हो गई आपकी 1981 में। और कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। किसकी? SCERT की। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। किसकी? राज्य शिक्षा संस्थान की। चलिए इसके देख लेते हैं। पहला आपका दिया है शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध, और दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य, और तीसरा हो जाएगा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। ये किसके कार्य हैं? राज्य शिक्षा संस्थान के। अगला क्वेश्चन है, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। इनकी कार्य की बात करेंगे तो भैया पहला कार्य हो जाएगा प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, संशोधन व परामर्श देना, और नेक्स्ट हो जाएगा विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य कराना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कार्यालय कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान जिसे SCERT एक अनुसंधानिक संस्थान है जो वाराणसी यानी कि बनारस में स्थित है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। हिंदी एवं संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान कार्य करना, प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी एवं संस्कृत पाठ्य पुस्तकों को लेखन अनुश्रवण समीक्षा कार्य करना। ये हमारे हो जाएंगे भैया
हिंदी संस्थान के दुकार, मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में की गई, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। मनोविज्ञान शाला की स्थापना 3 उद्देश्य बताइए। चलिए इसके बारे में 3 उद्देश्य देख लेते हैं। मनोविज्ञान शाला की स्थापना प्रमुख 3 उद्देश्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा आपका विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन परामर्श देना। सेकेंड है शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना। और तीसरा हो जाएगा शिक्षकोपयोगी मनोविज्ञान प्रयोग एवं अनुसंधान करना। और चौथा हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। इसके कार्य हो जाएंगे विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसंधान, और दूसरा हो जाएगा विद्यालय का श्रेणीकरण, और इसमें दिया है जिसका आधार भौतिक वातावरण एवं शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। और तीसरा है बैठकों में गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इसमें बताया गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है एनपीआरसी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब साफ साफ होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, इसका मतलब होता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1992 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली। स्वीकृति की अगर बात करेंगे तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त 1972 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सरकार असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त 1972 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सीटी के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, नवाचार संबंधी प्रशिक्षण। ये 2 हो जाएंगे हमारे क्या 2 उद्देश्य हो जाएंगे। पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। अगर बात करेंगे पर्यवेक्षण की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया देख लेते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ है, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि, यानी कि सुपरविजन जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। विद्यालय को अनुदान केंद्रीय तथा राज्य की सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर ही होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है। इसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मीनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण होता है किसमें एमडीएम वितरण पंजिका में। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा ध्यान से। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर से जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है। अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सकें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1961 को की गई थी। स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था भैया उत्तर प्रदेश में, कब लागू हुआ। ये 2004 में लागू हो गया था। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग 1914 छात्र की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोजेक्टर क्या है। अगर बात करेंगे भैया किसकी प्रोजेक्टर की तो प्रोजेक्टर क्या है। इसमें
चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है, ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्टर कहलाता है। विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? मुख्याध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुछ लोगों को विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका निभा करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों या समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। यह कथन किसका है? कथन की अगर बात करेंगे तो भैया ये एच.सी. वेल्स का है। किसका है? एच.जी. वेल्स का है। शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो जाएगा, प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक क्या है? प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य भावी है। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के अधिकांशतः दोषों को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉन न्यूटन ने शिक्षकों के विषय में क्या कहा है? अगर बात करेंगे न्यूटन के बारे में तो एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी मरीज को देखना जारी रखता है। एक आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाता है तो वह अन्य भवनों के निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत से असक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनका द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, परंतु यदि एक शिक्षक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहता है जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता। मीना मंच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना मंच के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका प्रदर्शित किया गया। किसके लिए भैया? बालिकाओं के लिए है और ये नाम पड़ा मीना नामक बालिका के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन हमारा है, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। बात करेंगे भैया पर्यवेक्षण के बारे में, चलिए देख लेते हैं। एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। बिल्स के अनुसार हो जाएगा, आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं। TLM ग्रांट का पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब भैया होता है शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, यानी कि जो क्या होती है? शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। अनुदान जो होता है वही हमारा TLM ग्रांट होता है। शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। कार्यान्वयन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? कार्यान्वयन के अंतर्गत कृषि, बागवानी, कताई, बुनाई, सिलाई, हस्तकला इत्यादि कार्यों का आयोजन होना चाहिए। ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है? ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों संयुक्त हस्ताक्षर के बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। बात करेंगे अगर प्रधानाध्यापक के दायित्व की तो उसके बारे में जान लेते हैं। इनके दायित्व कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा भैया योजना बनाना, परिनिरीक्षण करना, शिक्षण करना, पथ प्रदर्शन करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का नियोजन करना, संपर्क कर्तव्य मूल्यांकन, यानी कि संपर्क कर्तव्य हो जाएगा क्या? अभिभावकों से जुड़ाव। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।